तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बिकर्स। तो आज हम शुरू करेंगे। कल हमने यूलर्स थ्योरम तक खत्म किया था, ठीक है। आज मैं उसका एक साल पहले एक न्यूमेरिकल करा दूं जो कि CSI नेट दिसंबर 2014 में आया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आई नो आप लोग जानते होंगे, बट बिकॉज मैं पूरा लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ तो मैंने ये क्वेश्चन मतलब डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ताकि जिनको नहीं पता है वो उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है ना। तो हम अब देखो ये क्वेश्चन क्या था, द एग्जैक्ट डिफरेंशियल df बताना है, ठीक है, ऑफ ए स्टेट फंक्शन f(x,y) अमंग द फॉलोइंग। इनमें से जो है कौन सा जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा फॉर दिस फंक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन x एंड y। तो अगर कोई फंक्शन भी x और y पे डिपेंड कर रहा है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, del f by del x एट y कांस्टेंट dx प्लस del f by del y एट x कांस्टेंट dy, ठीक है। तो ये होगा ओके। अगर मैं इसको a दे देता हूं, ये a है मेरा, a dx प्लस b dy, ठीक है। तो ये a और भी ध्यान रखना कि a क्या है b क्या है, ठीक है ओके। तो अब मैंने पहले बता दिया था, ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि मैंने बताया था इस तरह का जो होता है x dy सिंगल जो ये होगा इस तरह का कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं होगा, y और एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा क्योंकि वो एरिया मैंने कल पूरा समझा दिया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन पहली कट हो गया। अब इन सब में दो है, तो हमें चेक करना है कि कौन सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें देखना होगा यूलर्स थ्योरम, ठीक है। तो यूलर्स थ्योरम का बेसिकली यही यूज है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आता तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन तो है नहीं, तो यही ऑप्शन होगा। तो फिर अगर पर ये तीन ऑप्शन है तो इन तीनों में दोनों वेरिएबल है, तो अब हमें देखना होगा कि क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम मैंने क्या बताया था आपको, that del by del y del f by del x at y constant, और ये x constant हो गया इज इक्वल टू del by del x del f by del y at x constant, और ये at y constant हो गया। तो इसको मैं सिंपलीफाई करके कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, डी एफ इज इक्वल टू del a by में del a by del y at x कांस्टेंट, ओके। यूलर्स थ्योरम को अगर सिंपलीफाई करके लिखना तो कैसे लिखूंगा, del a by del y at x कांस्टेंट शुड बी इक्वल टू del b by del x at y कांस्टेंट, ठीक है ना। तो सिंपलीफाई करके यूलर्स थ्योरम को लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, तो a और b पता चल गया आपको क्या है, तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखो फर्स्ट अगर इस ऑप्शन में चलो तो a की वैल्यू क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -x/y। तो अब अगर देखो यूलर्स थ्योरम अप्लाई करो, del a by del y at x कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा 0 क्योंकि 1 है। इसको अगर आप y क्योंकि है नहीं इसमें तो क्या होगा, y से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा। जबकि इसको अगर करोगे del x b एट y कांस्टेंट क्या आ जाएगा -1/y, ठीक है। तो दोनों क्या इक्वल है, नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन मेरा कट हो गया, ये भी कट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप इस पे करके देख लो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है y, b की वैल्यू क्या है -x। तो देखो del a by del y एट x कांस्टेंट क्या आ गया 1, और del v by del x एट y कांस्टेंट क्या आ गया -1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दोनों फिर से इक्वल नहीं है, सेम नहीं है ना, -1 है +1 है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया मेरा, ये ऑप्शन भी नहीं है। अब अच्छा डी ऑप्शन, तो ऑब्वियसली बात है डी ऑप्शन तो है, बट उसको प्रूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1/y, b की वैल्यू क्या है -x/y², ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा del a by del y एट x कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/y², यही आएगा ना। और इसको अगर आप करोगे del b by del x एट y कांस्टेंट क्या आ जाएगा -1/y²। तो दोनों सेम है, यूलर्स थ्योरम फॉलो हो रही है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, मेरा ऑप्शन क्या है डी करेक्ट है। डी इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ स्टेट फंक्शन f(x,y), ठीक है। D is the exact differential of state function f(x,y),
यहां से आप क्या बताओगे कि डी एफ एक्स वाई जो होगा वो क्या होगा 1/y dx माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर dy। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, दिस इज माय एग्जैक्ट डिफरेंस। तो ये था क्वेश्चन, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा बस कई बार हम जल्दी में जैसे सी ऑप्शन में -1 बनाया था तो उसको जल्दबाजी में करके आंसर लगा देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है, ध्यान से करना है। ठीक है, तो हम उससे आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आज वर्क, हीट, ठीक है, और एनर्जी, एंथैल्पी और डिफरेंट प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट, ये सब चीजें हम पूरी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या चीज किस पे डिपेंड करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक हम बनाएंगे। ठीक है, ताकि कोई भी आप रिलेशन जो बनाते हैं, जैसे कि डेल यू बाय डेल पी आपसे कोई पूछ लिया टी कांस्टेंट, तो कैसे, तो इजीली उनको कैसे बनाना है, कैसे ड्राइव करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं वर्क एंड हीट। तो देखो वर्क एंड हीट में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो वर्क होता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल है, जब ये सेम डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, मान लो मैंने इसको एनर्जी दी और इन्होंने क्या करा, ऑर्डर्ड वे में ये इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो दिस विल लीड टू द वर्क। तो ऑर्डर की वजह से क्या आएगा, वर्क आएगा। बट अगर वही है, मैंने लेट्स सपोज इनको एनर्जी दी, तो अगर वो जो है रैंडम मोशन कर रहे हैं, वॉल से टकरा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं कुछ, तो वर्क नहीं होगा। तो क्या होगा, क्या जनरेट करेंगे, हीट जनरेट करेंगे। ठीक है, सो हीट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रैंडमनेस। तो रैंडम मोशन विल लीड टू द हीट, ऑर्डर्ड मोशन विल लीड टू द वर्क। तो इस वजह से क्या होगा मेरा, इसी वजह से मेरी जो एंट्रोपी होती है दैट इज रिलेटेड टू हीट नॉट वर्क, बिकॉज एंट्रोपी इज ऑल्सो what related to randomness। okay, entropy also related to randomness, तो इसलिए हीट से रिलेट करते हैं, ना कि वर्क से। तो ये तो हो गया थोड़ा बेसिक आइडिया, हर चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ बेसिक है तो मैं छोड़ दूंगा, हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो अब हम बात करेंगे कि अगर कोई प्रोसेस है तो उसमें वर्क का और हीट का क्या मतलब है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। मतलब कोई भी सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक कोई भी सिस्टम है, उसका एक अपना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, अगर हम उसको कोई भी किसी भी फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो दैट विल डायरेक्टली लीड टू द चेंज इन उसकी इंटरनल एनर्जी में जो है इफेक्ट करेगी। ठीक है, सिस्टम के, ये सिस्टम है लेट्स सपोज, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसकी अपनी क्या है, इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, हर मॉलिक्यूल क्या है, रोटेशन, वाइब्रेशन, आपस में इंट्रैक्शन जो होंगे, अट्रैक्शन, रिपल्शन, तो वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी है। अगर मैं इसको लेट्स सपोज हीट दे रहा हूं, इस पर वर्क कर रहा हूं, ठीक है, तो ये दोनों एनर्जी जाएंगी कहां, कहीं तो जाएंगी, तो किस में कन्वर्ट होंगी, इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी को अगर इंक्रीज करेंगे। तो अब हम, ये मैंने बता दिया कि ये होता है, तो इसका मतलब हम कैसे रिलेट कर सकते हैं एनर्जी, हीट और वर्क को। तो वो मैं बताऊंगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल इक्वल टू वर्क डन प्लस हीट एब्जॉर्ब। लेट्स सपोज हमने डी क्यू हीट दी है और डी डब्ल्यू वर्क किया है सिस्टम पे, तो वो सारा किसमें जाएगा, एडअप हो गया डी, मतलब टोटल चेंज क्या आएगा इन दोनों का सब। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको। इंटरनल एनर्जी बनी है, कोई भी एनर्जी होती है दो चीजों से बनी होती है बेसिकली। फर्स्ट होता है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, दो चीज से मिलकर बनी है, जो इंटरनल एनर्जी है यू। तो यू जो है काइनेटिक से मिलकर बनी है, पोटेंशियल मिलकर बनी है। अब काइनेटिक क्या होती है, रोटेशनल, मॉलिक्यूल के जो रोटेशनल मोशन होंगे, मॉलिक्यूल के जो वाइब्रेशन मोशन होंगे, ठीक है, या फिर जो ट्रांसलेशन मोशन होंगे, तो इन चीजों से मिलकर क्या बनेगी, हमारी काइनेटिक पार्ट बनेगा। जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट होगा वो किससे मिलकर बना होता है, वो किससे मिलकर बना होता है पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट,
वो बना होता है हमारा मॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होते हैं उनसे मिलकर क्या बना होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपको कि ये जो था पार्ट था किसका, जो था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यही बोल रहा था ना कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट था, ठीक है। बीच में वीडियो रुक गई थी तो मैं दोबारा थोड़ा सा बता रहा हूँ इसको। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला था कि क्या आते हैं, रोटेशन मोशन आते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन आएगा और क्या आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, ठीक है। तो रोटेशन, वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन ये तीनों आएंगे किसमें, काइनेटिक पार्ट में। और पोटेंशियल में क्या आता है, पोटेंशियल में हमारा आता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि आइडियल गैस की एनालॉजी अगर मैं लूं, आइडियल गैस का पोस्टुलेट लूं, तो उसमें क्या बोला गया है कि नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन विल बी देयर बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल। तो अगर कोई इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मतलब नहीं है, तो क्या हुआ, वॉल्यूम अगर तुम घटा रहे हो तो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, उनके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनकी एनर्जी पे, ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम पे हमारा यू जो है डिपेंड नहीं करेगा, नॉट। क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे, वॉल्यूम बढ़ाने घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो इस वजह से U इज नॉट द फंक्शन ऑफ P और V इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ आइडियल गैस, एंड U इज ओनली फंक्शन ऑफ T। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टोटली किस पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में मैं अगर बोल दूं कि U चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस du इज 0 फॉर आइडियल गैस, उस केस में टेम्परेचर भी मेरा जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पे मैंने ये भी बता दिया कि आपको क्यों आइडियल गैस के लिए हमारा यू केवल फंक्शन होता है किसका, हमारा टेम्परेचर का, ना ही प्रेशर का, ना ही वॉल्यूम का, कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि इस फर्स्ट लॉ में ये वर्क, हीट वगैरह का क्या साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे हम अब, साइन कन्वेंशन क्या है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन की अगर बात करूं तो कोई भी वो प्रोसेस जिसमें हम इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, मतलब सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब डी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। उन केसेस के लिए, उन प्रोसेस के लिए साइन क्या होगा, किसी भी प्रॉपर्टी का वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं यू इंक्रीजेस एंड यू डिक्रीजेस। अब क्या होगा, कब होगा यू इंक्रीज, कब होगा, व्हेन सराउंडिंग टू सिस्टम वर्क हो रहा है, मतलब सराउंडिंग टू सिस्टम वर्क हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये मेरा कोई सिस्टम है तो सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम पे वर्क कर रहा है, सराउंडिंग सिस्टम वर्क हो रहा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। सेकंड क्या है, अगर सराउंडिंग टू सिस्टम हीट ट्रांसफर हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम, मतलब आप उसको हीट कर रहे हो, तो हीट ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, है ना। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस नोट करते हैं। तो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है यू डिक्रीजेस। वो कब होगा, जब सराउंडिंग से, सॉरी, जब सिस्टम मेरा जो है सराउंडिंग पे क्या करेगा, वर्क करेगा। जब सिस्टम मेरा सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो वो क्या होगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि अब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, इट मीन्स अगर ये सिस्टम है तो ये सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, तो एनर्जी अंदर की क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो दैट विल लीड टू द निगेटिव साइन, तो वर्क उस केस में निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपेंशन का केस, एक्सपेंशन केस में वर्क क्या होना चाहिए, निगेटिव। और जब सिस्टम से सराउंडिंग को हीट दी जा रही है तो उस केस में भी हीट क्या होगी मेरी, क्यू निगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि वो भी क्या होगी, मेरी इंटरनल एनर्जी को घटा रही है। अगर और कोई चीज, और कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है तो वो इंटरनल एनर्जी को घटाएगी, ठीक है ना। तो मतलब हीट ये सराउंडिंग को दे रहा है सिस्टम,
ठीक है। तो हीट सिस्टम सराउंडिंग को दे रहा है तो क्या होगा, मेरा इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो मेरी क्या होगी, हीट की साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कोई भी वो प्रोसेस जिसमें हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उन प्रोसेस में जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे वर्क हो गया, तो वो अगर इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है तो दैट विल बी पॉजिटिव। जैसे ये कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन करोगे तो इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो ये होता है। तो ये तो हो गया साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में। इसमें हमारा आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल वर्क। तो हम ये सब चीजें इसमें डिस्कस करेंगे अब, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसके साथ आइसोथर्मल, ठीक है, क्या, आइसोथर्मल। ओके, आइसोथर्मल का मतलब क्या है, दैट नो टेम्परेचर चेंज, इट मीन्स dt विल बी जीरो, चेंज इन टेम्परेचर विल बी जीरो। तो मैंने अभी बताया कि अगर यू फॉर आइडियल गैस, हम भी आइडियल के लिए बात करेंगे, ठीक है, आइडियल गैस, तो dt इज इक्वल टू जीरो। और अगर dt इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या है कि du ऑल्सो जीरो, और du जीरो होगा तो क्या होगा, dq इज इक्वल टू माइनस dw। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, दैट dq इज इक्वल टू माइनस dw, ठीक है ना। तो हीट चेंज क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, माइनस dw होगा, ठीक है, आइसोथर्मल के केस में, क्योंकि du हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। और आइडियल गैस, ये ध्यान रखने दो चीजें, आइसोथर्मल, आइडियल गैस, तो ये रिलेशन आएगा। ओके, अब बात करते हैं रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल वर्क की। मैंने बताया कि आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल का केस बताया था मैंने, आइसोथर्मल और आइडियल गैस बोला था, ठीक है। आइसोथर्मल है, आइडियल गैस है, उसके लिए मैंने क्या रिलेशन बताया कि dq इज इक्वल टू माइनस dw, ठीक है। क्यों, क्योंकि du जीरो हो जाएगा आइडियल गैस के केस में, क्योंकि टेम्परेचर मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और u इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ आइडियल गैस, ठीक है ना। यही मैंने बोला था। चलो अब हम बात करेंगे प्रोसेसेस की। पहला प्रोसेस हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा रिवर्सिबल। आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है, और आइडियल गैस की। तो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वर्क का होता क्या, फॉर्मूला क्या होता है वर्क। तो हमें पता है दैट वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस एफ इंटू डी एक्स। बट ये एफ कौन सा है, ये एफ वो है जिसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ब्लॉक है, इसको मुझे यहां से यहां तक मूव करना है, ठीक है ना, इसको यहां से यहां तक मूव करना है, डीएक्स डिस्टेंस ले जाना है। तो किस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स के, एफ जो भी इस तल के साथ लग रही है, जो भी इस फ्लोर के साथ जो इसकी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं। तो मेरा ये एफ एक्सटर्नल होगा, मतलब जिसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं कोई ब्लॉक को मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर मैं उस तरफ मूव कर रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन में, तो मैं इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, तो फोर्स मेरी वो रहेगी जिसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो इस पूरे एटमॉस्फेयर में कोई एयर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स हम पे लगने वाला नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इनफिनाइट टाइम तक हम इसमें मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी कभी लॉस ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हम कोई वर्क ही नहीं कर रहे हैं उस केस में, ठीक है, हमारे अपोज को लेने वाली कोई फोर्स ही नहीं है। बट यहाँ पे हमारे जैसे एक्सटर्नल फोर्स है, तो ऐसे हम वर्क को डिफाइन करेंगे अब प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, तो पीवी वर्क की फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड दी व्हाट, पीवी वर्क, ठीक है ना। तो पीवी वर्क, तो पीवी वर्क कैसे, अब हम यहां से कैसे करेंगे, एफ इज इक्वल टू आई नो पी इंटू एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये पी इंटू एरिया। सो डी डब्ल्यू विल बिकम माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ओके, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये है मान लो, ठीक है, पी एक्सटर्नल है, लेट सपोज कोई प्रेशर है, पी एक्सटर्नल है, एटमॉस्फेयर का हो गया, 1 atm हो गया। तो ये गैस अगर एक्सपेंड करेगी तो ये किसके अगेंस्ट करेगी, इसके अगेंस्ट, ठीक है। और हमें पता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर मेरा इस केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये इस प्रेशर के अगेंस्ट मूव करेगी, तो हमारा ये क्या है, पी एक्सटर्नल है। अगर कंप्रेस करता तो किस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करता है, इस प्रेशर के, ठीक है ना, जो अंदर है सिस्टम का, ठीक है। तो वो मेरा क्या होता, पी एक्सटर्नल होता उस केस में, ओके। तो ये पी एक्सटर्नल का हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे कि अगर ये रिवर्सिबल है तो उसका मतलब क्या है। रिवर्सिबल का मतलब होता है
कि बहुत ही स्मॉल स्मॉल अगर मान लो एक्सपेंड कर रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है, तो ये पहले यहां से यहां गया, ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ। इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का मतलब क्या है कि पी इंटरनल विल बिकम इक्वल टू पी एक्सटर्नल। तो ये क्या आएगा, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम मेंटेन करते 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 आपका एक्सपेंड होगा, ठीक है। उस केस में यानी हमारा क्या होगा, पी एक्सटर्नल एट ईच टाइम विल बिकम पी इंटरनल। हर समय पे क्या होगा, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर होगा। और हम क्योंकि पी इंटरनल का फॉर्मूला हम जानते हैं फॉर आइडियल गैस, दैट इज एनआरटी बाय वी। ये हम जानते हैं पी इंटरनल के लिए, एक्सटर्नल तो हम नहीं जानते, बट हम पी इंटरनल जानते हैं गैस का। अगर आइडियल गैस है तो उसके लिए पी इंटरनल पी इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी। तो हमारा सीधे सीधे डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एनआरटी बाई वी डी वी। अब मुझे अगर निकालना है वर्क कितना हुआ, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक, वी इनिशियल से वी फाइनल तक। और ये मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय में वी इनिशियल। ओके, तो मुझे ये मिल जाएगा वी फाइनल बाय में वी इनिशियल, ठीक है ना। ये हमारा हो गया इसके लिए रिवर्सिबल की। ओके, तो रिवर्सिबल के लिए अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार कि मेरा जो साइन कन्वेंशन था वो वर्क करता है कि नहीं करता। अब आप मुझे बताओ, जो एक्सपेंशन होगा उस केस में क्या होगा, वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल। तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये हमें पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हमें वर्क मिल जाएगा। अब आप लोगों ने क्या बोला था, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब सिस्टम किस पे वर्क कर रहा है, सराउंडिंग पे। ये अंदर जो गैसेस है ये सराउंडिंग पे वर्क कर रही है क्योंकि ये एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या निकला है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करता है। अगर हीट ना होती तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज ही हो रही होती ना। तो मैंने ये बोला था कि कोई भी प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करे, अगर कोई और एनर्जी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वर्क और इंटरनल एनर्जी है, तो मेरा वो क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अगर ये कंप्रेशन हो रहा होता तो वी इनिशियल विल बी ग्रेटर देन वी फाइनल। तो ये मेरी क्या होती, लेस देन 1 होती, तो एल एन लेस देन 1 क्या होता, मेरा निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो मेरा कंप्रेशन का वर्क क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूले के साइन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसमें वी फाइनल वी इनिशियल देखना क्या है। कंप्रेशन केस में वी फाइनल लेस देन वी इनिशियल होगा, एक्सपेंशन केस में वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल होगा, बस ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये हमने ये बात होगी अब। ओके, तो ये तो था रिवर्सिबल की बात। और डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू है, ये तो ऑलवेज रहेगा पूरे आइसोथर्मल के ड्यूरिंग हम बात कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, ये तो क्या किसकी बात, रिवर्सिबल की बात। अब मैं करूंगा बात किसकी, इरिवर्सिबल की। अब ये इरिवर्सिबल क्या है, ठीक है, समझना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसका इरिवर्सिबल का, कि सडनली कोई चीज अगर एक्सपेंड कर रही है या कंप्रेस कर रही है सडनली, तो एक्सटर्नल फोर्स वो होगी जहां पे जाके वो रुकेगी। फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा हैंड है, मूव कर रहा है, जब तक ये इस फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, इसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं है, बहुत कम है, जो भी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग है। बट अगर यहाँ पे कोई दीवार आ जाए, कुछ आ जाए, तो ये मेरे पे क्या करेगा, फोर्स डालेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस समय पे मेरी जो है जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी वो सब क्या होगी, पोटेंशियल करंट होगी, और उस समय पे जो है मेरा वर्क होगा, ठीक है। उस समय मेरा जो है वर्क होगा, ओके, तब तक कोई वर्क नहीं होगा। तो यही इरिवर्सिबल का केस है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ये कोई सिस्टम है, अंदर प्रेशर 1 atm है, बाहर प्रेशर 10 atm है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बहुत फास्ट क्या करेगा, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो क्या करेगा, जब तक अंदर का प्रेशर क्या होगा, 10 atm नहीं हो जाएगा, तब तक ये क्या करेगा, मूव करता जाएगा। पर वर्क वो कब करेगा, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा है, तो तब तक वो जो कोई वर्क नहीं करेगा। जैसे ही 10 atm एकदम स्टॉप हो जाएगा, तो उसी समय में सारी एनर्जी इसकी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ओके। क्योंकि तब तक इसकी एनर्जी में कोई वो नहीं आया, तो वर्क में इसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा, ओके, तो मेरा एक्सटर्नल क्या होगा, ऑलवेज पी फाइनल मेरा क्या होगा, पी एक्सटर्नल होगा। इसके ध्यान रखना, पी फाइनल। अगर ये एक्सपेंशन हो रहा होता, मान लो अंदर का प्रेशर 10 atm था, बाहर का 1 था, तो जब तक ये एक्सपेंड करता है तब तक क्या होता, 1 atm प्रेशर ना हो जाए अंदर का, ठीक है। मान लो जब तक अंदर का प्रेशर क्या हो जाए, 1 atm ना हो जाए, तब तक ये क्या करता, एक्सपेंड होता रहता, ठीक है। तो हमारा फाइनल प्रेशर क्या हुआ, 1 atm ना, क्योंकि इनिशियल 10 था, बाद में लास्ट में 1 हो गया, सिस्टम का भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज मेरा इरिवर्सिबल केस में जो पी फाइनल होगा वो मेरा क्या होगा, पी एक्सटर्नल होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने के लिए, ठीक है। जो मेरा पी फाइनल होगा वो मेरा पी एक्सटर्नल होगा, किसके केस में, इरिवर्सिबल के केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो डी डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस पी फाइनल डीवी, माइनस पी फाइनल डीवी। अब मैं इसको फिर से इंटीग्रेट करूंगा, माइनस
V इनिशियल टू V फाइनल PF dV। अब ये PF तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो भी PF प्रेशर होगा, ठीक है। तो माइनस PF W इज इक्वल टू माइनस PF VF माइनस VI, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ माइनस PF nRT, बिकॉज T इज कांस्टेंट तो T रहेगा, बाय व्हाट PF माइनस nRT बाय PI, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब मैं इसको रीअरेंज अगर कर दूं तो माइनस nRT 1 माइनस PF बाय PI, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे भी अगर मैं साइन कन्वेंशन देखूं, अगर मेरा जो है कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन केस में P फाइनल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन P इनिशियल होना चाहिए, है क्या नहीं, P फाइनल ग्रेटर देन P इनिशियल होना चाहिए अगर कंप्रेशन हो रहा है, ये होगा ना। तो उस केस में मेरा जो है क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 माइनस ग्रेटर देन 1 होगा ये पार्ट, तो मेरा क्या है निगेटिव 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 पॉजिटिव, तो वर्क क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो वर्क पॉजिटिव आ गया अगेन इस केस में, ठीक है। मैंने बोला था ना कंप्रेशन के केस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो उस प्रोसेस में जो भी वर्क हो रहा है वो क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये बोला था मैंने, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं देखूं दैट अगर एक्सपेंशन हो रहा होता तो मेरा P फाइनल क्या होता, कम होता है एज कम्पेयर टू P इनिशियल, एक्सपेंशन हो रहा है तो P फाइनल क्या होगा, कम होगा P इनिशियल से, तो ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो ये पार्ट पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा, यानी एक्सपेंशन केस में वर्क क्या आएगा, निगेटिव। तो अब मैंने डिस्कस कर लिया रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल बता दिया कि P फाइनल मेरा क्या रहेगा, P एक्सटर्नल रहेगा, ठीक है, ये भी हो गया। तो अब मैं जो है बात करूंगा जब कोई प्रोसेस हो रहा हो अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, अब कई बार लिखे देता है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल, कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसमें हम अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं, वर्क जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरा P एक्सटर्नल जो होगा वो क्या हो गया, कांस्टेंट, जो वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, वही रहेगी। तो अब उस केस में मेरा क्या होगा वर्क, dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल जो भी दिया हुआ है dV, और फिर मैं वही लगाऊंगा W इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो dV V इनिशियल V फाइनल, ये क्या हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल सॉरी V फाइनल माइनस V इनिशियल, यही होगा ना, ठीक है। इसमें भी सिंपल ही है, VF ग्रेटर देन VI तो मेरा वर्क निगेटिव होगा, VF ग्रेटर देन VI तो मेरा वर्क क्या होगा, मेरा वर्क उस केस में पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर VF इज लेस देन VI होगा, यानी कंप्रेशन होगा, ठीक है ना। तो ये होगा अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर अगर हो रहा है, ठीक है, तो मेरा वर्क ये आएगा। तो अब अगर मैं बात करूं कि ये तो क्या कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट, अब अगर मैं बात करूं कि अगर वैक्यूम के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है, अगर वैक्यूम के अगेंस्ट हो रहा है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आइसोथर्मल केस में क्या होगा, du तो क्या है, 0 है, अगर वैक्यूम है तो मेरा P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वैक्यूम का मतलब क्या है, वैक्यूम का मतलब है लाइक सपोज ये मेरा एक चैम्बर है जिसके पूरा पूरा क्या है, इवैक्यूएटेड है, ठीक है, इवैक्यूएटेड का मतलब है इसके अंदर कोई गैस नहीं है, कोई गैस नहीं है तो मतलब कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, अगर मान लो इसके अंदर मैंने सिस्टम रखा है, ठीक है, ये सिस्टम रखा है और ये मान लो एक्सपेंड हो रहा है, अगर एक्सपेंड हो रहा है तो किसके अगेंस्ट हो रहा है, 0 प्रेशर के अगेंस्ट, तो एक्सटर्नल क्या हो गया मेरा 0, तो मेरा क्या हो गया, जो भी dW होगा वो क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल dV होता है, और P एक्सटर्नल 0 हो गया तो dW क्या होगा 0, और अब मेरा du भी 0 है, dW भी 0 है, तो dQ क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0 फ्रॉम फर्स्ट लॉ जो है मेरी इक्वेशन थी थर्मोडायनामिक की, तो उससे dQ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, जो फर्स्ट लॉ से। और अगर dQ 0 हो गया तो हमारा dQ 0 हो गया, dW 0 हो गया, du 0 हो गया, और dt तो 0 था ही, चेंज इन टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि, ठीक है ना। तो अगर ये सब 0 हो गए, है ना, और तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है ना। और D, अभी मैंने H के बारे में बात नहीं करी थी, बट मैं बता दूं कि आइडियल गैस के लिए H इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ T ओनली, क्यों, क्योंकि H भी क्या है, एनर्जी एंथैल्पी है, तो ये भी दो चीजें मिलकर बनी है, ठीक है ना। तो नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, वाई, ठीक है। तो क्यों ऐसा, क्यों सिर्फ मतलब हमारा जो है ये सिर्फ टेम्परेचर, मैंने बता रखा है पूरा कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है सिर्फ, ठीक है ना। तो हमारा ये पार्ट भी क्लियर हो गया। तो हमारा ये था वैक्यूम के अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट था, वैक्यूम के अगेंस्ट। जब वैक्यूम के अगेंस्ट मतलब इवैक्यूएटेड सिस्टम में कोई एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन, कुछ भी एक्सपेंशन ही होगा उसमें, कंप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा बात हो गई आइसोथर्मल, सारे प्रोसेस मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। अब मुझे लगता है कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना, तो क्वेश्चन में आपको जो भी लिखा आप समझ जाओगे। उसमें अगर रिवर्सिबल लिखा तो P फाइनल आपका जो है वो हो गया एक्सटर्नल,
अगर उसने कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा है तो आपका जो भी उसने दिया वो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो था आइसोथर्मल आइडियल गैस का। आज मैं आइसोथर्मल की ही अभी बात करूंगा, उसके आगे ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट उससे पहले मैं ये बता के जरूर जाऊंगा कि अगर रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है तो दोनों में से कौन बड़ा होगा, ठीक है। ग्राफिकली सारी बात हम करेंगे, ठीक है। बार बार मैं सबसे ज्यादा ग्राफ वगैरह बनवाता हूँ, तो ग्राफ की आपको अगर प्रैक्टिस रहेगी तो आप इजीली ग्राफिकली आप बहुत चीजें डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, बहुत चीजें। तो मैं बात करूंगा dw = I नॉट माइनस PdV, ठीक है। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसका, P वर्सेस V का, ठीक है। अब आप मान लो ये मेरा कर्व है P वर्सेस V का, ठीक है। और मैंने जो क्या है, जो एक्सपेंशन मेरा जो हुआ है वो कहां से हुआ, V इनिशियल टू V फाइनल, ये हुआ है। तो मेरा P इनिशियल क्या हो गया, P इनिशियल, और मेरा P फाइनल क्या हो गया, मेरा P फाइनल, ठीक है ना। ये मेरा P इनिशियल P फाइनल हो गया, P इनिशियल P फाइनल ये हो गया मेरे। तो अब अगर मैं बात करूं, सॉरी, तो अब मेरा ये हो गया। अब लेट्स सपोज मैं क्या कर रहा हूं कि इसको सिंगल स्टेप में कर रहा हूं, मतलब ये क्या मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा हूं। लेट्स सपोज कि मेरा PI से सडनली PF पे आ गया, ठीक है ना, PI से PF पे आ गया, एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना। तो उस केस में मेरा वर्क, मैंने क्या बताया था कि मेरा एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, PF है, तो मेरा एरिया अंडर दिस कर मेरा क्या आएगा, वर्क आएगा। क्यों, क्योंकि मेरा P एक्सटर्नल क्या होगा इस केस में, PF होगा। और जब मैं इंटीग्रेट करूंगा VI टू VF और PF लेके, तो मेरा ये एरिया आएगा। तो ये आप देख लो इरिवर्सिबल केस में मेरा वर्क कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। ये आप देख लो कि वर्क मेरा कितना आ रहा है, सिर्फ इतना आ रहा है। अब अगर आप मान लो मैं इसको 2 स्टेप में करता हूं, ठीक है, 2 स्टेप में करता हूं। पहले मैं PI से यहां किसी PX पे जाता हूं और ये VX पे आ गया, ठीक है। और फिर इस VX से VF पे गया, मतलब पहले VI से VX तक एक्सपेंड किया, फिर VX से VF तक एक्सपेंड किया। अब देखो आप, जब मैंने VI से VX तक करा तो मेरा जो DW होगा वो क्या होगा, मैंने बताया अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, PX है, PX, तो मेरा क्या हो जाएगा, VX माइनस VI। तो अब इस केस में क्या होगा, मेरा एरिया अंडर दिस, ये मेरा होगा PX, इसके नीचे का एरिया। अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या करा, PX से PF तक आया, तो PF VF माइनस VX, तो VF मतलब मेरा क्या हो जाएगा, VX से मैं VF तक जा रहा हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये एरिया। तो वर्क बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, अगर 2 स्टेप में आया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। अब मान लो मैं और ज्यादा मतलब तीसरे स्टेप के अकॉर्डिंग आ रहा हूं, तो मेरा क्या होगा फिर, उस केस में मेरा फिर वर्क और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरा जो है, अगर मैं स्टेप बढ़ा दूं तो मेरा क्या होगा, वर्क बढ़ जाएगा। और अगर मैंने जो है रिवर्सिबल कर दिया, जहां पे हर एक स्टेप में क्या होता है, इक्विलिब्रेशन होता है, तो मैंने PI से मैं पहले बहुत ही स्मॉल PI समथिंग पे गया, फिर वहां से गया, तो उस केस में मेरा जो वर्क होगा वो क्या होगा, ये पूरा एरिया को कवर कर देगा। तो इसीलिए मेरा जो रिवर्सिबल का जो वर्क होता है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि ये पूरा अंडर द कर्व जो एरिया होगा, और इरिवर्सिबल के केस में हम उस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये यहां से आता है। तो जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, मैंने आपको सब कुछ ये सोच के पढ़ाया था कि आगे आपका सब कुछ यूज आता रहेगा, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक ग्राफ बना देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूँ। आपसे अब कोई भी पूछेगा कि कैसा होता है तो आप बता सकते हो इजीली, ठीक है। काफी लोगों को पता होगा, काफी को नहीं पता होगा। तो ये मेरा PF है, PI है, ये मेरा VI है, VF है। तो मैंने क्या बताया, अगर ये इरिवर्सिबल होता तो इरिवर्सिबल केस में मेरा क्या होता, वर्क ये होता, ठीक है ना। और अगर मेरा रिवर्सिबल है, नोट कर लें अपनी कॉपी में, रिवर्सिबल है अगर, तो रिवर्सिबल के केस में वर्क मेरा क्या होता है, अगर मेरा ये PI है, ये मेरा VI VF और ये मेरा PI PF, ठीक है ना। इस केस में मेरा वर्क क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एरिया अंडर दिस का मेरा पूरा पूरा क्या होगा, वर्क होगा पूरा, ठीक है ना। तो वर्क ज्यादा किसमें हो रहा है, अगर एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, खुद देखो VI से VF मतलब फाइनल का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है किससे, इनिशियल से। तो ये केस है किसका,
एक्सपेंशन का, बट कंप्रेशन केस में रिवर्स हो जाएगा। अभी आप खुद देखना, कंप्रेशन केस में रिवर्स हो जाएगा। आपका जो है क्या कौन ज्यादा आएगा, आपका इरिवर्सिबल कवर ज्यादा आएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे। तो कंप्रेशन की अगर बात करूंगा तो इरिवर्सिबल कवर ज्यादा आएगा। कैसे, देखो सब ग्राफिकली है, पी वर्सेस वी, ये हो गया। अगर मैं रिवर्सिबली जा रहा हूं, लेट सपोज मेरा जो है फाइनल वॉल्यूम वी एफ ये है, इनिशियल वॉल्यूम वी आई ये है, ये मेरा प्रेशर है, ये मेरा प्रेशर है। रिवर्सिबली अगर जा रहा हूं तो अगेन वही मल्टी स्टेप है, तो अगेन एरिया अंडर दिस कर्व भी आएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली बात साइन चेंज है थोड़ा, तो मेरा ये आएगा। बट अगर मैं इरिवर्सिबली जा रहा होता तो क्या होता, तो अगर मैं इरिवर्सिबली जा रहा होता, मैं ये बता रहा था कि मैं ये बता रहा था कि ये वी आई होगा, ये वी एफ होगा, क्योंकि अब हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वी आई होगा, ये वी एफ होगा, और ये पी आई होगा, ये पी एफ होगा। ठीक है ना, बाय मिस्टेकली मैंने जो है उसको वी एफ, तो ये वी आई होगा, ये वी एफ होगा, और ये वी आई होगा, ये वी एफ होगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये कंप्रेशन हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, वर्क अंडर दिस कर्व ही होगा, एरिया अंडर दिस कर्व भी मेरा वर्क होगा। क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल है। बट इस केस में अगर मैं इरिवर्सिबल कर रहा हूं तो मैं सडनली मेरा एक्सटर्नल में क्या बताया था, क्या होगा, पी एफ मेरा क्या होगा, पी एक्सटर्नल होगा। ठीक है ना, मेरा पी एफ क्या होगा, पी एक्सटर्नल होगा। तो मतलब मेरा अंडर एरिया अंडर दिस कर्व, मतलब ये पार्ट। तो अब आपको देखिए ये एरिया ज्यादा है कि ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया से कितना एक्स्ट्रा है, ये पार्ट इसका एक्स्ट्रा है, तो इरिवर्सिबल का वर्क क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ग्राफिकली आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये सब मैंने बातें कर ली। अब हम चलेंगे, इसके बाद बताता हूं मैं अभी तक रियल गैसेस पे क्यों नहीं आया हूं। ठीक है, रियल गैसेस पे क्यों नहीं आया हूं, उसका रीजन है रियल गैसेस पे क्यों नहीं आया हूं, क्योंकि पहले मैं अभी तो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगी उसमें शुरू करूंगा कहां से, एडियाबैटिक प्रोसेस से। ठीक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ाऊंगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो है क्या, ये जितने डिफरेंट रिलेशंस हैं, अल्फा बीटा, जो एक्सपेंसिविटी होती है और आपकी कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है, वो सब चीजें बताऊंगा। और फिर कैसे रिलेट करना है सीपी माइनस सीवी का कॉमन जो डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से अगर आप समझेंगे तो इजीली आपको ग्रेस्प हो जाएगा, और आपको कोई जरूरत नहीं है कोई भी बगअप करने की या कुछ करने की। बहुत ही सिंपल वे में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन भी लाऊंगा इसके, जो फर्स्ट में मैंने अभी तक पढ़ाया है। ठीक है, इसके जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो सब मैं कराऊंगा। और आप ट्राई करें कि आप कैस्टलिन के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो कैस्टलिन क्वेश्चन बहुत सही है, आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जितने लगा सकते हैं उतने लगाएं। थर्मोडायनामिक्स आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनेंगे। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, और उसके बाद में बात करूंगा क्या बोलते हैं आपकी जैसा मैंने बताया डिफरेंट रिलेशंस के बारे में। उसके बाद में रियल गैसेस पे जाऊंगा, क्योंकि जब तक वो आपको नहीं। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड आई होप कि आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी है मेरी, और मैंने थोड़ी पार्ट्स में बनाई है, उसके बाद उसको मैं मर्ज करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी सिर्फ इसकी के किसी तरीके से मैं आपका जो है जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं थर्मोडायनेमिक्स में उतना अच्छा करूं। ठीक है, उसके लिए मुझे खुद भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि खुद समझना और दूसरों को समझाना बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आई होप के मंडे तक मैं जो हूँ मतलब काफी कुछ कवर करवा सकूं आपका। ठीक है, क्योंकि संडे आ रहा है, बट संडे में मेरी टीए शिप भी है, लैब भी है, तो मतलब मुझे उसके साथ थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। मैं आप सबके कमेंट्स बहुत ही सीरियस ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हो मैं उन सबको ध्यान से देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और ट्राई करता हूँ कि उसमें कितने ज्यादा मैं अपने आप को चेंज ला सकूं। अभी मेरे को एक कमेंट आया था कि रेड मार्कर लेना चाहिए, तो मैंने रेड मार्कर से करा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आप बेल आइकन प्लीज प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ। तो थैंक यू।